जरा सोचिए, एक ऐसी चाबी जो देश के सबसे बड़े दरवाजे खोल दे। मतलब वोट देने का हक, और तो और राष्ट्रपति बनने का भी। यही चाबी है नागरिकता। ये सिर्फ कोई पहचान पत्र नहीं है, बल्कि अधिकारों का एक पूरा खजाना है। पर सवाल यह है कि ये तय कैसे हुआ कि आखिर ये चाबी मिलेगी किसे। इसकी कहानी शुरू होती है ठीक आज़ादी के बाद के उस दौर से। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। जरा 1947 के उस दौर को सोचकर देखिए। देश आजाद हुआ, पर साथ में बंटवारे का दर्द भी था। लाखों लोग अपना सब कुछ पीछे छोड़कर एक अनजान भविष्य की तरफ बढ़ रहे थे। उस उथल-पुथल के माहौल में सबसे बड़ा, सबसे जरूरी सवाल यही था, इस नए देश भारत का नागरिक आखिर है कौन? किसे हम अपना कहें और किसे पराया? अब देखिए, इतने बड़े और मुश्किल सवाल का कोई एक सीधा सीधा जवाब तो था नहीं। इसलिए हमारे संविधान बनाने वालों ने बहुत ही समझदारी दिखाई। उन्होंने इस जवाब को दो हिस्सों में बांट दिया। एक हिस्सा जो उस वक्त की, मतलब उस समय की जरूरतों को पूरा करता, और दूसरा जो आने वाले कल के लिए एक पक्का रास्ता बनाता। तो पहला जवाब वो मिला हमें सीधे संविधान से, जो उस शुरुआती दौर के लिए था। और दूसरा था एक ऐसा पक्का कानून जो भविष्य में नागरिकता से जुड़े हर सवाल का जवाब देने वाला था। तो आइए इन दोनों हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। तो बात करते हैं पहले जवाब की, जो हमें मिला सीधे भारत के संविधान में। संविधान के कुछ खास नियम हैं। अनुच्छेद 5 से 11 ये सिर्फ एक तारीख के लिए बनाए गए थे, 26 जनवरी 1950। जी हाँ, वो दिन जब भारत एक गणतंत्र बना। इनका मकसद सिर्फ इतना सा था कि उस ऐतिहासिक दिन पर यह बिल्कुल साफ हो जाए कि कौन कौन भारतीय हैं। तो अनुच्छेद 5 ने नागरिकता के लिए एक बहुत ही सीधी साधी प्रक्रिया बताई। सबसे पहली और जरूरी चीज, व्यक्ति का भारत में एक स्थायी घर होना चाहिए, जिसे हम डोमिसाइल कहते हैं। और इसके साथ साथ 3 में से कोई एक शर्त पूरी करनी होती थी। कौन सी 3 शर्तें? पहली, या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरी, या उसके माता पिता में से कोई एक भारत में जन्मा हो। या फिर तीसरी शर्त कि वो संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 साल से भारत में ही रह रहा हो। अब संविधान बनाने वाले बंटवारे की वजह से हुई भारी उथल-पुथल को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। तो अनुच्छेद 6 उन लोगों के लिए था जो पाकिस्तान से भारत आए, और अनुच्छेद 7 उन लोगों के लिए जो पहले तो भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन फिर वापस लौट आए। इन दोनों ही खास मामलों के लिए पूरी प्रक्रिया को सही ढंग से चलाने के लिए कुछ खास नियम बनाए गए। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी नियम थे, जैसे कि अनुच्छेद 8, इसने विदेश में बसे भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता का रास्ता दिया। फिर था अनुच्छेद 9, जिसने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर कोई अपनी मर्जी से किसी और देश का नागरिक बन जाता है तो उसकी भारतीय नागरिकता अपने आप खत्म हो जाएगी। और हाँ, अनुच्छेद 10, जिसने ये भरोसा दिया कि किसी की भी नागरिकता सिर्फ संसद के बनाए कानून से ही छीनी जा सकती है, किसी के मन से नहीं। और यहीं से कहानी के दूसरे हिस्से की नींव पड़ी। संविधान का अनुच्छेद 11, इसने साफ साफ सारी शक्ति संसद को दे दी कि वो भविष्य के लिए नागरिकता पर एक पक्का, एक विस्तृत कानून बना सकती है। मतलब एक अस्थायी व्यवस्था से एक स्थायी समाधान की तरफ का रास्ता यहीं से खुला। तो अब आते हैं जवाब के दूसरे और सबसे जरूरी हिस्से पर, वो स्थायी कानून जो आज भी भारत में नागरिकता के हर पहलू को नियंत्रित करता है, और वो है नागरिकता अधिनियम 1955। जी, 1955। इसी साल हमारी संसद ने अनुच्छेद 11 से मिली अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और नागरिकता अधिनियम पास किया। ये अधिनियम आज भारतीय नागरिकता की बुनियाद है। लेकिन एक बात समझनी होगी, ये कानून कोई पत्थर की लकीर नहीं था। जैसे जैसे देश बदला, वक्त बदला, ये कानून भी बदला। देखिए, 1986 और 2003 में जन से नागरिकता के नियमों को और सख्त किया गया। तो वहीं 1992 में एक बहुत जरूरी बदलाव हुआ, जब माँ को भी अपने बच्चे को नागरिकता देने का पिता के बराबर हक मिला। ये दिखाता है कि ये एक तरह का जीता जागता कानून है, जो समय के साथ सांस लेता है। तो ये जो 1955 का अधिनियम है, ये भारतीय नागरिकता हासिल करने के 5 अलग-अलग रास्ते बताता है। चलिए एक एक करके इन सभी को फटाफट समझते हैं। तो पहला और सबसे आम तरीका है जन्म से। जब ये कानून बना था तो नियम बहुत सीधा था। भारत की धरती पर जिसका भी जन्म हुआ वो भारत का नागरिक। बिल्कुल सीधा साधा हिसाब।
लेकिन फिर लगा कि इस नियम का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो इसे बदला गया। 1986 के बाद ये ज़रूरी हो गया कि बच्चे के जन्म के वक्त उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। और 2003 के बाद तो नियम और भी सख्त कर दिया गया। अब शर्त ये है कि एक अभिभावक भारतीय नागरिक हो और दूसरा अवैध अप्रवासी न हो। अच्छा, दूसरा तरीका है वंश के आधार पर। अब मान लीजिए कोई बच्चा भारत से बाहर पैदा हुआ है, लेकिन उसके माता पिता भारतीय नागरिक हैं, तो ये तरीका उनके लिए है। इससे ये पक्का होता है कि भारतीय नागरिकों के बच्चे, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में पैदा हों, अपनी जड़ों से, अपनी विरासत से जुड़े रहें। और यहाँ एक बहुत ही बड़ा बदलाव हुआ। आपको पता है, शुरू में ये हक सिर्फ पिता की नागरिकता के आधार पर मिलता था, लेकिन 1992 में कानून बदला और इसे लिंग निरपेक्ष बनाया गया। मतलब अब चाहे माँ भारतीय हो या पिता, उनके बच्चे को वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है। ये एक बहुत बड़ा कदम था। अब आते हैं तीसरे और चौथे तरीके पर। तीसरा है पंजीकरण। ये उन लोगों के लिए है जिनका भारत से कोई पुराना नाता है, जैसे कि वो भारतीय मूल के हैं या किसी भारतीय से उनकी शादी हुई है। इनके लिए करीब 7 साल भारत में रहना जरूरी है। और चौथा तरीका है देशीयकरण। ये उन विदेशियों के लिए है जिनका भारत से कोई सीधा कनेक्शन नहीं रहा है, जैसे कि गायक अदनान सामी। इसके लिए उन्हें ज्यादा लंबे समय तक, करीब 10 साल भारत में रहना होता है, और हाँ, कुछ और शर्तें भी पूरी करनी पड़ती हैं। और पांचवा और आखिरी तरीका है क्षेत्र समावेशी। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है, पर मतलब सीधा है। जब कोई नया इलाका भारत का हिस्सा बनता है, तो वहां रहने वाले लोगों को भारतीय नागरिकता मिल जाती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है सिक्किम। जब 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ, तो वहां के सभी लोग अपने आप भारत के नागरिक बन गए। तो ये तो हो गए नागरिकता पाने के 5 तरीके। लेकिन जैसे नागरिकता मिलती है, वैसे ही वो खत्म भी हो सकती है। ये समझना भी बहुत जरूरी है। कानून इसके लिए 3 साफ साफ तरीके बताता है। तो नागरिकता खत्म होने के 3 तरीके हैं। पहला है स्वैच्छिक त्याग, मतलब कोई बालिग नागरिक खुद अपनी नागरिकता छोड़ दे। दूसरा है बर्खास्तगी, ये अपने आप हो जाता है। अगर कोई भारतीय नागरिक अपनी मर्जी से किसी और देश की नागरिकता ले लेता है, तो उसकी भारतीय नागरिकता उसी वक्त खत्म हो जाती है। और तीसरा तरीका है वंचित करना, यानी सरकार द्वारा नागरिकता छीन लेना। लेकिन ये सिर्फ बहुत गंभीर मामलों में होता है, जैसे किसी ने धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या संविधान के प्रति कोई बड़ी निष्ठाहीनता दिखाई हो। तो पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है, भारतीय नागरिकता का कानून कोई रुकी हुई चीज नहीं है। ये एक ऐसा ढांचा है जो देश की जरूरतों के हिसाब से समय के साथ लगातार बदला है और शायद आगे भी बदलता रहेगा। तो अगर हम फटाफट सब कुछ समेटे, तो संविधान ने शुरुआती नियम दिए। 1955 का अधिनियम आज का मुख्य कानून है। नागरिकता पाने के 5 रास्ते हैं: जन्म से, वंश से, पंजीकरण से, देशीकरण से और नए क्षेत्र के शामिल होने से। और नागरिकता खोने के 3 तरीके हैं: खुद छोड़ देना, किसी और देश की अपना लेना या फिर सरकार द्वारा छीन लिया जाना। और ये सारी समझ हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके खड़ा करती है। हमने देखा कि इतिहास में नागरिकता की परिभाषा हमेशा बदलती रही है। तो सोचने वाली बात यह है कि भविष्य में जैसे जैसे भारत और दुनिया के हालात बदलेंगे, तो एक भारतीय होने का मतलब क्या होगा? इसके नियम कैसे बदल सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।